हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान भारती यूपी बोर्ड कक्षा 7 का पाठ 2, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। इसमें विकल्प दिया है, अ है ऊंट तथा याक, ब है एल्पेका तथा लामा, स है अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी और द है उपरोक्त सभी। तो ऊन धारण करने वाले जंतु का नाम बताना है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे है ख नंबर प्रश्न, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। इसका ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक। तो भेड़ तथा रेशम कीट कैसे होते हैं, तो शाकाहारी। इसका अ विकल्प सही हो जाएगा। आगे है ग नंबर प्रश्न, भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। यानी भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं। इसमें पहला विकल्प है अभिमार्जक, दूसरा है संसाधन, तीसरा है रीलिंग और चौथा है कटाई तथा छटाई। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभिमार्जन। अ विकल्प सही हो जाएगा इसका, अभिमार्जन। ठीक है, आगे घ नंबर प्रश्न है, रेशम है। पहला विकल्प मानव निर्मित रेशे, दूसरा पादप रेशे, तीसरा जंतु रेशे और चौथा उपरोक्त सभी। तो रेशम कैसा रेशा है, तो जंतु रेशा। इसका स नंबर विकल्प सही हो जाएगा, जंतु रेशे। आगे प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न है, ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों की त्वचीय खाली स्थान से प्राप्त किए जाते हैं। तो ऊन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, पालतू भेड़ों के त्वचीय बालों से। खाली स्थान में भर देंगे बालों। ठीक है, आगे ख नंबर प्रश्न है, ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा के खाली स्थान का कार्य करती है। तो ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर किसका कार्य करती है, तो ऊष्मा के कुचालक की। कुचालक यानी जिसमें ऊष्मा का चालन अच्छे से या आसानी से ना हो पाए, वो कुचालक कहलाता है। तो इसका खाली स्थान में भर देंगे कुचालक। ठीक है, आगे है ग नंबर प्रश्न, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, खाली स्थान में भर देंगे सेरिकल्चर। आगे है घ नंबर प्रश्न, प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना खाली स्थान कहलाती है। यानी प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी हुई संरचना क्या कहलाती है, तो खाली स्थान में भर देंगे कोया या कोकून। आगे है अंग नंबर प्रश्न, रेशम उद्योग के कारीगर खाली स्थान नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित होते हैं। तो किस जीवाणु द्वारा संक्रमित होते हैं, खाली स्थान में भर देंगे एंथ्रैक्स। आगे प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है, सही कथन के आगे सही व गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें क नंबर है, कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। ये सही है, तो इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। ख नंबर प्रश्न है, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है। ये गलत है, जाड़े के मौसम में नहीं काटा जाता है। ठीक है, आगे है ग नंबर प्रश्न, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ये सही हो जाएगा, तो इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। घ नंबर प्रश्न है, सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनाने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। ये सही है, तो इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। अंग नंबर प्रश्न है,
रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं। ये गलत है, इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ क में दिए गए वाक्यों को स्तंभ ख के वाक्यों से मिलान कीजिए। यह है स्तंभ क और स्तंभ ख, 2 स्तंभ दिया है, इसमें मिलान करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। क नंबर है अभिमार्जन, अभिमार्जन का मिलान कर देंगे काटी गई ऊन की सफाई। ख नंबर है कोकून, कोकून का मिलान कर देंगे रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। ग नंबर है याक, याक का मिलान कर देंगे ऊन देने वाला जंतु। आगे है घ नंबर शहतूत की पत्तियां, इसका मिलान कर देंगे रेशम कीट का भोजन। आगे है रीलिन, रीलिन का मिलान कर देंगे हम लोग रेशम के रेशों का संसाधन। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। आगे है ख नंबर प्रश्न, ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों के कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की भारतीय नस्लें भाखरवाल, रामपुर, बुशायर, नाली, लोही, मरवाड़ी और पाटनवाड़। ये था भारतीय नस्लों के नाम। आगे है ग नंबर प्रश्न, वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। तो वर्णात्मक प्रजनन किसे कहते हैं? तो भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है और नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। आगे घ नंबर प्रश्न है, जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? यानी जाड़े में हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, वो आरामदायक क्यों होता है? इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती है, जिसके कारण जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। ठीक है, आगे है अंग नंबर प्रश्न, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? कारण दीजिए। रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में क्यों डालना आवश्यक है? इसका उत्तर देखते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने के पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशे हैं तसर रेशम, मुगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि। 7 नंबर प्रश्न है, ऊन तथा रेशम के दो उपयोग लिखिए। ऊन और रेशम के दो उपयोग लिखना है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊन के उपयोग, पहला ऊनी वस्त्र बनाने में और दूसरा कंबल बनाने में और ऊनी वस्त्र बनाने में उनका उपयोग होता है। आगे है रेशम का उपयोग। रेशम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पहला
रेशमी वस्त्र बनाना, दूसरा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना। यानी रेशमी वस्त्र और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में रेशम का यूज होता है। आगे है 8 नंबर प्रश्न, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण है। चरण 1, कटाई। भेड़ों के बालों की कटाई मशीनों द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है, जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होती है। यानी भेड़ों के बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। दूसरा चरण हो जाएगा अभिमार्जन। यानी कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। 3 नंबर है चरण 3, छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है, जिसमें अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। चरण 4, कटाई। इसमें क्या होता है, छटाई के बाद रेशों की ऊन के धागे के रूप में कताई की जाती है। चरण 5, रंगाई। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। दूसरे रंगों को प्राप्त करने के लिए इन रेशों को विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। 6 नंबर चरण हो जाएगा ऊनी धागा बनाना। रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे ऊनी धागा बनाया जाता है। तो ये था चरण। आगे है 9 नंबर प्रश्न, रेशम कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। रेशम कीट के जीवन का सचित्र वर्णन करना है। इसका उत्तर देखते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र निम्न 4 चरणों में पूरा होता है। ये है उसका चित्र। तो पहला हो जाएगा अंडा। मादा कीट शहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 अंडे देती है। अंडे कुछ दिनों में लार्वा में बदल जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, यह है शहतूत का पत्ता, इसमें अंडे देती है और ये कुछ दिन 300 से 400 अंडे देती है और ये 10 से 15 दिन में लार्वा बन जाता है। ठीक है, आगे है 2 नंबर लार्वा। यह पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं। जो लार्वा होते हैं वो पेड़ के कोमल पत्तियों को खाते हैं। इनमें एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं, जिससे महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता रहता है जो प्रोटीन युक्त होता है। आगे है कोकून। लार्वा अपने चारों ओर रसदार पदार्थ को लपेटता जाता है, जो हवा के संपर्क में आने पर सूखकर रेशम के रेशों में बदल जाता है। इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। इस सफेद गोलाकार संरचना को कोकून कहते हैं। ठीक है, तो पहले शहतूत के पत्ते पर ये अंडा देते हैं, उसके बाद ये लार्वा में बदलता है। उसके बाद लार्वा क्या होता है, कोकून या कोया में बदलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। वयस्क कीट। कोकून के भीतर प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं और नया जीवन चक्र शुरू करते हैं। ठीक है, कोकून के भीतर प्यूपा विकसित होता है और उससे फिर वयस्क रेशम कीट से बाहर निकलते हैं और फिर वही जीवन चक्र उनका शुरू हो जाता है। फिर से अंडा देना, प्यूपा में बदलना, लार्वा में बदलना। इस वीडियो में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में।